अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी ख़ान में। और आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो काफ़ी वसी है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आम सर्जरी की निस्बत अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे हम आम ज़ुबान में कैमरे की मदद से ऑपरेशन कहते हैं, उसमें कितनी जिद्दत आ चुकी हुई है। यहाँ तक कि बवासीर जैसा जो आम एक अर्ज़ा होता है उसमें पहले ओपन ऑपरेशन किया जाता था, अब वो लेज़र की मदद से भी ऑपरेशन से करके काफ़ी मरीज़ जो हैं वो शिफायाब हो रहे हैं। और जिन एक्सपर्ट को हमने आज गुफ्तगू के लिए दावत दी है वो है डॉक्टर उज़ैर करीम केसरानी साहब, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल, डेरा गाजी ख़ान। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। तो पहले तो एक जनरल सी चीज़ से हम आगाज़ करते हैं कि आज से 2-3 दहाइयों पहले बिल्कुल, चाहे पित्ते का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, हर ऑपरेशन का मतलब ये होता था कि 5 से 10 सेंटीमीटर की जिल्द काटी जाती थी और काट के फिर ऑपरेशन होता था और फिर 4-5 दिन मरीज़ को हस्पताल रहना होता था। जी जी बिल्कुल। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या कैमरे की मदद से होने वाली सर्जरी जो है वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर किस तरीके से बेहतर है पुरानी सर्जरी की निस्बत। अच्छा, इस तरह से है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली स्टार्ट हुई है तकरीबन 1981 से लेके 85 के बीच में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोप में प्रमोट हुई है, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा डिले से आई है अब। लेकिन ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत एडवांस है। इसमें यह थोड़े से माइन्यूट से 3 और 4 सुराख हम करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, फिर उसके साथ पूरी सर्जरी करते हैं। और ये इस तरह से ही है जिस तरह से आप कपड़े के ऊपर धागा अप्लाई करें और छोटे छोटे सुराख करें, ठीक है। तो चीरा अब पेशेंट लंबे अरसे तक बेड रिडन हो जाता है, उसके ज़ख़म इन्फेक्शन हो रहे हैं, पीप बन रही है। तो इन सब से एडवांस ये है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये देखें, आप डीजी खान में हम बैठे हैं, डीजी खान में हम तकरीबन आलमोस्ट वो सारे प्रोसीजर कर रहे हैं जो कराची या इस्लामाबाद में हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो सर इतना डिफरेंस आ गया, अब ये इमेजिन करें, ये डीजी खान। अच्छा, अब हमारा मेन इशू जब ये होता है कि कुछ चीज़ें सेंटर जब अपर सेंटर में बातें करते हैं यार ये नहीं हो रहा होगा, तो लेकिन हम यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। देखिए, ये प्रोग्राम इस सिलसिले की भी एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें जी जी कि हेल्थ के अंदर क्या हो रहा है। हमारे डॉक्टर माशाल्लाह, जिस आपने कहा कि कराची, आगा खान, शिफा, इस्लामाबाद, फिर ये लाहौर के अंदर इतने टॉप क्लास हॉस्पिटल्स हैं। जी 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 जो सर्जरियाँ आप बता रहे हैं कि वहाँ हो रही हैं, जी 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 वही जदीद तरीन सर्जरियाँ कैमरे की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान के अवाम को भी मैसर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि लंबा चीरा देना पड़ता था। जी जी बिल्कुल है। ऑफ कोर्स पिछले ऑपरेशंस को अगर देखें तो खून का भी बंदोबस्त करना पड़ता था, बिल्कुल, ब्लीडिंग बहुत होती थी। बिल्कुल ऐसे है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या खून की रिक्वायरमेंट भी कम होती है? इसमें बहुत मिनिमल होती है। अब हमें ये होता है कि जब हम पंचर वूंड करते हैं हम सिर्फ एनाटमी को उसको विजुलाइज करते हैं, भाई ये स्ट्रक्चर यहाँ पड़ा है तो हमने इसको इस तरह से क्लिप करना है। अच्छा, उसके साथ फिर हम एक लेप्रोस्कोप नहीं आया हमारे पास, अब लेप्रोस्कोप के साथ लेज़र भी आ चुका है, हार्मोनिक भी है। तो उससे हम जो सर्जरी है वो समझे पेशेंट ऑलमोस्ट ब्लडलेस हो गई। अब इसमें इतनी वैरायटीज़ हैं कि आम रूटीन में जब देहातों में जाते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर हो रही है। तो हमारे पास लोग आते ही इसी चीज़ में सर हमारा बगैर चीरे वाला ऑपरेशन करें। अच्छा, ये यानी कि लोगों में भी ये टर्मिनोलॉजी आ गई है, बगैर चीरे वाला। जी कुछ जी, कैमरे वाला ऑपरेशन, कैमरे वाला, बगैर चीरे वाला ऑपरेशन कहते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा प्रोसीजर नाजरीन की नॉलेज के लिए ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिएगा कि किस तरीके से करते हैं। 3 आपने सुराख किए, उसमें एक सुराख से लेप्रोस्कोप जाता है। जी जी जी। और बाकी से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। होता यह है कि हम गैस इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस है। उससे पहले एब्डोमेन इन्फ्लेट होता है, उसमें सारे स्ट्रक्चर, अब ये थॉरेक्स में भी हो सकता है, जब इन्फ्लेट कर फुला लेते हैं उसको, तो वो स्टमक की जो एब्डोमिनल वॉल है वो ऊपर चली जाती है, तो नीचे हमारे स्ट्रक्चर आराम से विजुलाइज अज़ा हैं वो बिल्कुल लदा आपको उस कैमरे से नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो कैमरा अंदर गया हुआ है वो मॉनिटर के ऊपर तस्वीर दे रहा है, सारा उसका नज़र आ रहा होता है, आप उस तरफ देख रहे होते हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसे होता था पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो हमने अपेंडिक्स कर दी, अब चीरे के साथ पहले का बता रहा हूँ, जब बाद में बचा था यार इसके अंदर तो मैलिग्नेंसी पड़ी थी। अब हम लेप्रोस्कोपी का ये फ़ायदा है, हम बेशक अपेंडिक्स कर रहे हैं लेकिन उसकी पूरी गट का सर्वे हो जाता है, पता चलता है यार इसको पित्ते में पथरी नज़र आ रही है, इसको रसोली पड़ी हुई है। जो उसको डिजीज़ अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद पता लगनी थी वो एट द स्पॉट वहीं पे विजुलाइज हो जाती है। ये तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है
कि उसी ऑपरेशन के दौरान आप पूरा मुआयना कर सकते हैं उसके पेट का जी, कि खुदा ना खास्ता कैंसर या जिस्म के किसी और दूसरे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल है। तो ये कि वक्त से पहले ही आप पता चला लेते हैं जी, कि और कोई बीमारी भी इसमें हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बगैर चीरे वाला या कैमरे की मदद से होने वाले ऑपरेशन में हम कौन कौन से आम जो ऑपरेशन है वो इससे हो रहे हैं? अच्छा, इसमें पित्ता है, अपेंडिक्स है और हर्निया है, जिसको पैराम्बलाइकल भी कहते हैं, इनग्वाइनल हर्निया भी कहते हैं और एनी इंसीजनल हर्निया वो भी है। अच्छा, किसी की आंत अगर अर्ली स्टेज पे आ गया, टाइफाइड परफोरेशन है, डीयू परफोरेशन है कि मैदे की तेजाबियत सुराख हो गया, ये हो जाता है। बच्चादानी का रसोली है, हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, ओवेरियन सिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर किसी के ट्यूबल पेटेंसी चेक करनी है वो भी हम इसी से आराम से कर लेते हैं। तो लंबे चौड़े स्टेरोस्कोपी के साथ वो जो डाई का पेन है पोस्ट ऑप में, वो भी पेशेंट को नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। ये जस्ट डे केयर प्रोसीजर, सुबह आप कराएं, शाम को जैसे एनपीओ आपका ब्रेक होता है आप घर चले जाएं। और पिछले ज़मानों में तो कितने कितने दिन लोगों को जी 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 बिल्कुल। और देखिए बेड भी जल्दी आपका फ्री हो जाता है, बिल्कुल जल्दी फ्री हो जाता है। पेशेंट सुबह आपने ऑपरेट किया, शाम को पेशेंट स्टेबल है तो आपने डिस्चार्ज कर दिया, दवाइयाँ वो घर चल के खा लेगा। अच्छा, अब जब हम चीरा करते थे उसके साथ 3-3, 4-4 ड्रेनें लगी हुई, जैसे वहाँ नालियाँ लगी पड़ी हैं, अब वो भी नहीं है। अच्छा, फिर ये एक और बड़ा इशू बनता था कि किसी के अंदर यार कपड़ा रह गया, गौज रह गई, आम जुबान वो यार ये तो बड़ा होता है जी, तौलिया रह गया। अच्छा, किसी कभी आज़ार रहते, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अखबारों की शायद सुर्खियाँ भी बनती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर की गफलत, मरीज के पेट में तौलिया छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल। तो अब उस तरह के रिस्क भी खत्म हो गए। बिल्कुल, एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी आपको दरपेश हुई है कि जब आपने की होल सर्जरी या जिसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उस इरादे से आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कॉम्प्लिकेशन आ गई कि आपको फिर डिसाइड हुआ कि नहीं जी इससे नहीं होगा, ये खोल के ही करना पड़ेगा? हाँ, उसमें सर ऐसे होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमें लग रहा था कि यार ऑपरेबल है, हमने सारा उसका लगा लिया, जब अंदर गए हैं तो इरेस्ट्रक्टेबल लग रहा है, इनऑपरेबल लग रहा है, इतने डेंस एडिजन हुई पड़ी है कि हमें रास्ता ही कोई नहीं मिल रहा। अगर अब जिस तरह रिसेंटली कल हमने एक पेशेंट किया है, उसका गॉल ब्लैडर परफोरेटेड था, तो हमने उसको सुराख हो गया था, वो लेता रहा बेचारा, मेल था, वर्कर था, वो परफोरेट हो गया, तो हमें पूरा उसको ओपन करके वो पूरा करना पड़ा केस उसको। तो इस तरह के भी आते हैं चैलेंजेस, लेकिन फिर भी लेप्रोस्कोपी इससे फार सुपीरियर है देन ओपन सर्जरी। एग्जैक्टली। अच्छा नाज़रीन, ये डॉक्टर ज़ैद ने बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा कि डॉक्टर अपनी बेस्ट फेथ के मुताबिक, अपनी बेस्ट असेसमेंट के हवाले से सर्जन जो बग़ैर चीरे का ऑपरेशन है या कैमरे वाली सर्जरी है वो करता है, ताकि कम से कम कट लगाकर ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन अंदर जाकर हमें कुछ नहीं पता होता कि आगे उसको क्या मिलेगा। तो कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि डॉक्टर को फिर प्रॉपर कट लगाकर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो डॉक्टर पर ट्रस्ट किया करें कि ये मरीज़ के बेहतरीन मुफाद में किया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की शायद नाअहली है कि जिसकी वजह से ओपन करना पड़ रहा है। तो सिचुएशन अंदर चल के पता चलती है कि क्या सिचुएशन है और मरीज़ किस सिचुएशन में है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी आजकल काफ़ी वज़न कम करने के लिए बड़ी पॉपुलर हो रही है। एक तो इस बारे में भी बताएं कि वो किस किस्म की सर्जरी होती है? वो सर्जरी उसमें तो बहुत सारे हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, वन सिंगल एनास्टोमोसिस है, बीपीडी है, मतलब ये है उसमें वैरायटी बहुत आ गई है। और ये बहुत अच्छी है सर्जरी जिनको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, जिनको सीवियर हाइपरटेंशन है, तो ये इनको ऑलमोस्ट क्योर कर देती है। और ये खैर हमारे पास अभी फैसिलिटी स्टार्ट अभी हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये आराम से पूरे पाकिस्तान में भी हो रही है और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके साथ। शुगर तो बुनियादी तौर पे करते क्या है, मैं चाहूँगा कि हाँ, उसमें इस तरह से है कि जरा हम ये समझाएं कि बैरिएट्रिक सर्जरी करते क्या है उसके अंदर? उसमें ये होता है कि मैदे का जो उसका थोड़ा सा चंक होता है, एक सेगमेंट जो है वो निकाल लेते हैं, तो वो उसकी जो छोटा हो गया जी। ओके। अच्छा, फिर एक ये टेक्निक है, फिर इसके अंदर ये होता है कि हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, एक एनास्टोमोसिस से नीचे कर देते हैं, और उससे जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, पास आउट हो जाता है जल्दी। तो वो उस तरह से ऑटोमेटिक उसका वेट भी कम हो जाता है, पेनक्रियाटिक जो लेवल है, इंसुलिन लेवल वो भी कंट्रोल हो जाता है। को खाने के बाद जब भूख खत्म होने का एहसास है वो जल्दी हो जाता है कि पेट भर गया। रूटीन में अगर उसने फर्ज करें कि 15 मिनट खाना खाना था जी, तो अब 5 मिनट बाद ही उसे लगेगा कि पेट भर गया और वो बस कर देगा, और इसी वजह से वो कम खाएगा और उसका वजन भी कम होगा, शुगर भी कम होगा। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं
जो प्रोग्राम का हमारा दूसरा मौजू का दूसरा हिस्सा है। एक तो ये बताइएगा कि पाइल्स या बवासीर होती क्यों है और कितनी आम है हमारे पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, हमारे जो अवाम है, ये जो पंजाब है, इसमें खैर इनफैक्ट हम कराची भी रह चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह है बहुत ज़्यादा, मेन वजह। फिर किसी को एक्सेसिव वेट है, यानी कि दायमी कब्ज़ रहे, मेन खराबी शुरू वहाँ से स्टार्ट होती है। ये बेसिकली हमारे एनल कुशन्स होते हैं जो स्टूल को आराम से डिलीवर करने के लिए होते हैं। जब उन पे प्रेशर पड़ता रहता है तो वो डायलेट होकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, अपनी मेन 3, 7, 11 o'clock पे। फिर इसके बाद इर्द गिर्द मल्टीपल कभी बने जाते हैं, वो सारे सेकेंडरी कहलाते हैं। तो जब ये बनते हैं तो पेशेंट्स को फिर चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मिजरी बढ़ती तब है जब फ्लश करने जाता है, स्टूल पास करने जाता है तो ब्लड आता है और परेशान होता है, खून आना शुरू हो गया। तो उसके लिए फिर जो है पहले तो ये मल्टीपल सर्जरीज होना स्टार्ट हुई थी। एक इसके लिए एक और भी टर्म थी कि यार इसका ऑपरेट ना करवाएं तो ये तो ख़त्म ही नहीं होती, कि आम रूटीन में भी ये है कि हर कोई बंदा कहता है यार ये तो हमारा मसला फिर वैसे का वैसे हुआ पड़ा है। तो लेकिन ये है जब से अब हमने प्रोक्टोलॉजी स्टार्ट किया, लेज़र प्रोक्टोलॉजी, तो इसका बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है। खैर देखें, अब हम भी लंबे अरसे तक ये सारे पहले ओपन ही करते रहे। अब हमें मैं कुछ सालों पहले की आपको बात बताऊं कि पब्लिक में परसेप्शन ये बन गई हुई थी कि बवासीर जो है ना वो ऑपरेशन के ज़रिए इतना कामयाब नहीं है। और इसी में वो जो नीम हकीम थे और वो जो क्वैक्स थे, अताई थे, उन्होंने भी अपनी दुकानदारी चमकाई है। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े वॉल चॉकिंग मैंने खुद देखी। बिल्कुल है कि खूनी बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज। बिल्कुल है। अब जब अवाम को इस तरह के मैसेज जाते हैं तो अवाम, ज़ाहिर बात है, सादा लोग अवाम है, उनको समझ नहीं होती, वो कहते हैं यार इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं सुनती कि ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो अब ये है कि वो एलिमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि लेज़र प्रोक्टोलॉजी में ऑपरेशन नहीं है, लेज़र की मदद से उसका इलाज, लेज़र की मदद से। अच्छा डॉक्टर साहब, वो किस तरह करते हैं? लेज़र प्रोक्टोलॉजी भी समझाए ना लोगों को। हाँ, अब लेज़र इस तरह से है, देखिए हमारे पास लेज़र मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती रही है। अब जो हम इस्तेमाल करते हैं लेज़र डायोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये अब इस पे जो प्रोक्टोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें हेमराइड है, फिशर है, फिस्टूला है, पाइलोनोडल साइनस है, पेरिनल एरिया के अंदर जितनी भी पैथोलॉजी हैं सारी इससे हल हो जाती हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, किसी को लेग पे वेरिकोज वेन्स हैं वो इससे होती हैं, किसी को गायनिकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो इससे कवर हो जाती हैं। सिर्फ इसमें मसला ये होता है कि हमें लेज़र की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। अब लेज़र डायोड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 980 नैनोवाट और 1470 नैनोवाट, ये दो फिगर्स हैं, इस पे होती हैं। अब जो लेज़र हेयर के लिए रिमूवल के लिए अननेसेसरी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी लेज़र यही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 880 जो डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। जी हाँ, लो फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ी सी उससे हाई है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो लेज़र 980 है नैनो 9 mm, वो बेसिकली हीमोलाइसिस ब्लड के ऊपर करती है और कटिंग कोगुलेट करती है। और 1407 जो वो है वो वाटर के ऊपर करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल के अंदर वाटर है उसको डेसिकेट करती है तो टिश्यू श्रिंक हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा टिश्यू काटना नहीं पड़ता, खुलियों में से पानी उड़ा देती है और वो सॉलिड हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ से अगर हेमराइड में ये है कि मैंने जैसे बताया कि पीछे से ब्लीडिंग आ रही है, वेसल पड़ी हुई, अब वो ब्लड को कट कोगुलेट तो वो खुद ब खुद कर रही है। अब जो ये है साथ में टिश्यू से जब वो वाटर निकाल लेती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हेमराइड्स हैं इसमें 4 डिग्री ज़्यादातर हैं, 5 तो कॉम्प्लिकेटेड में आता है। 4 में फर्स्ट और सेकंड में ये होता है कि फर्स्ट के पेशेंट को कहता है मुझे सिर्फ ब्लीडिंग है, सेकंड के अंदर है समथिंग कमिंग आउट है विद ब्लीडिंग है, और गोज़ खाने की जगह के रास्ते वो बाहर भी आते हैं, वो खुद चले जाते हैं। अब थर्ड के अंदर मैनुअली करने पड़ते हैं, और फोर्थ के अंदर बाहर रहते हैं या फोर्सफुली करने पड़ेंगे। 5 के अंदर कॉम्प्लिकेट हो गए, थ्रोम्बोज हो गए। अब फर्स्ट 2 जो इसकी डिग्रीज हैं उसके लिए तो आइडियल है। अच्छा, अब कुछ होता है जिस तरह लेप्रोस्कोपी है, वो लर्निंग कर बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 से 5 साल जो भी कोई सर्जरी का बंदा करना चाहे उसको टाइम लगता है। लेज़र के अंदर आपने एटलीस्ट 10 से 20 केस करने हैं सिर्फ, और वो अगर आपने 1 माह में कंप्लीट कर ली तो आप एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि इसमें यह है कि जो वो कहते हैं यार उसका तो वापस हो गया, वो जब 15 से 20 केस करता है उसकी रिकरेंस है 25% लेज़र हेमराइड के अंदर। लेकिन जब उसने केस मैक्सिमम कर लिए हैं तो आप ये समझ लें कि 100% क्योर है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 100% ऐसे समझ लें कि अगर 100 में से आए तो 99.9% को क्योर होगा ऐसे। और नॉन इन्वेसिव भी है, नॉन इन्वेसिव, कोई कट नहीं लगाना। अच्छा, वो जो टिश्यू इर्द गिर्द कर रहा है फाइब्रो, उसी को कर रहा है, टारगेटेड है।
अच्छा, अब 3 और 4 के अंदर उसमें ऐड करते हैं जो हमें म्यूकोपेक्सी करनी पड़ती है कि म्यूकोजा को थोड़ा सा स्टिच लगाना पड़ता है कैटेगर्स के साथ या वाइकर के साथ, ताकि एक्स्ट्रा है तो ऊपर चला जाए। अब कुछ हमारे ऐसे सीनियर हैं वो क्या कहते हैं यार 3 और 4 को हेमोराइड को लेज़र लगा देते हैं, फिर कहते हैं 2-3 महीने बाद फिर वापस आने, क्योंकि ये थोड़ा और श्रिंक कर जाएगा, फिर नेक्स्ट गो में दोबारा इसका श्रिंक हो जाएगा। अब इस तरह समझ लें ये जो लेज़र है बेसिकली हकीमी दवाई है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगी। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ड्रामेटिक चेंज है। पोस्ट ऑप में पेशेंट को बैठना नहीं पड़ेगा, 6-6 हफ्ते घर बैठा रहता है, टब में बैठे हैं, पायोडीन में बैठे हैं, वो सारा कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हमारी जो सोसाइटी थी वो यहाँ से लकी मरवत और इधर उधर जा रही है, हम वहाँ से कराते हैं, वो सस्ता करता है। ठीक है, तो वो ये कंसेप्ट, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग रहा है वो तो पुराने टेक्निक हो गई। अब जब खुद चीज़ मेडिकल एडवांस होती जा रही है तो उसका हमें फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरे बवासीर ऐसी एक बीमारी है कि लोग शर्मिंदगी के मारे ऑपरेशन की तरफ आते भी बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या ऐसे। बताएंगे कि किसी चीज़ का ऑपरेशन किसका ऑपरेशन है? तो लेज़र में ये है कि चले चूंकि सर्जरी नहीं है, नहीं है, नॉन इन्वेसिव है, कोई कट नहीं लगाना, जी, तो जी। बड़े आराम से आकर, और इसमें तो पेशेंट को एडमिट करने की भी जरूरत कोई ज़रूरत नहीं, बस करने के बाद असल में हम करते हैं सैडल प्रोसीजर है बेसिकली। नहीं, सैडल करते हैं उसको, 3-4 आवर का स्टे देते हैं, फिर चला जाए बेशक। तो 3-4 घंटे तो डॉक्टर साहब वैसे ही वैसे ही गुजर बिल्कुल, जाते हैं जी, जी। आजकल ट्रैफिक में फंस के 3-4 घंटे गुजर जी, जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो मामूली सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ ना, क्योंकि ये भी हमारे मुल्क में ज़्यादातर गुर्बत है, तो जी, जी। उसकी तरफ अगर देखें तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब ये जो है लेज़र के ज़रिए जो बवासीर का ऑपरेशन है ये बहुत महंगा है और ये अमीरों के लिए ही है। जी 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 जी। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है, और ये अगर कंपेयर करें एक्चुअल कॉस्ट सर्जरी की, उससे किस तरह ये बेनिफिशियल है। अच्छा, उसमें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप नॉर्मल में देखें मेडिसिन के क्या कॉस्ट पड़ रही है, जब पेशेंट करता है मैं पैसे सेव कर रहा हूँ इधर, तो आधी से ज़्यादा उसे मेडिसिन परचेज़ करने की पड़ जाती है। अब अगर मिनिमम कोई अच्छी स्टैंडर्ड की मेडिसिन भी आप दें तो कम से कम आपको 600-700 का एक इंजेक्शन पड़ जाता है। अगर उसने 5-7 दिन वही लगाना है इंजेक्शन, 3-4 हज़ार तो ये चला गया उसका, ये चला गया नहीं, ये पर डे के हिसाब से पड़ जाएगा उसको, तो कॉस्ट आलमोस्ट सिमिलर ही आके बनती है। लेकिन लेज़र के कोई जो ऑपरेटर जो जिसने लेके रखी हुई उसको कॉस्ट काफ़ी पड़ती है। अब 15 लाख to 50 लाख इसकी डिवाइस की प्राइसेस हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। फिर उसमें हैंड पीस आता है, फिर वो उसका टाइम है, ये 50 केस करेगा, 100 केस करेगा, उसके बाद दोबारा वो नया आएगा। तो लेकिन ये फिर भी पेशेंट्स के लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। आप पायोडीन की एक बॉटल ले लें 1800 या 2000 की, ऐसे कोई मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वो है, वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसने 6 हफ्ते ये रूटीन मेंटेन करनी है, पेन किलर 6 हफ्ते उसने इस्तेमाल करना है। ये 6 हफ्ते पायोडीन 15-20 हज़ार की तो पायोडीन ले जाएगा एक मरीज के ऊपर। तो वो जो एक जनरल एक बात थी ना, यानी कि हर उसके हिस्से का अगर हम कॉस्ट निकालें, जी जी जी, तो दवाइयों की कॉस्ट अलग, पायोडीन की कॉस्ट अलग, तो वो मिल मिलाकर तकरीबन उतने ही हो जाते हैं जितना लेज़र का खर्चा होता है। लेकिन उसमें ये देखें ना, उसको उसकी बॉडी पे एक कट आ गया, वो हीलिंग फेज में जाएगा, उसने 6 फिर अगर डायबिटिक है तो उसमें तो हीलिंग भी नहीं होनी, हीलिंग भी नहीं और होनी, मसला बिल्कुल पैदा हो ऐसे, जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और आपकी 30% पॉपुलेशन वैसे ही डायबिटीज का शिकार है, इसका मतलब उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिल्कुल खुशखबरी, लेज़र से काम हो जाएगा उनका। ये बस मिथ बना हुआ है, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बनती। वैसे रफ एस्टिमेट क्या होगा डॉक्टर साहब इसका? अब देखें जो हमारे डीजी खान के अंदर ट्रेंड है, तकरीबन 70 to 80-85 इस रेंज में तकरीबन कॉस्ट पड़ती है इसकी। अगर ओपन आप ले लें 45-50 तक पड़ जाएगा, तो मैक्सिमम 20-25,000 का डिफरेंस है इसमें सर। लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करेगा तो वो ज़्यादा ओपन उसको कॉस्ट पड़ेगी बनिस्बत लेज़र के। क्यों आप देखें वो टब भी है, उसने 6 हफ्ते उसने वर्क से छुट्टी भी करनी है। अब ये तो सारा इसमें लेज़र में कुछ भी नहीं है। अब 2-4 दिन के बाद आराम से हो जाए, बस बाइक का इस्तेमाल ना करें ताकि पेरिन एरिया है उस पर रगड़ जोर ना आए, बाकी अपना रूटीन में रहता रहे काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी जो स्पेशलिटी है, जी जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ये जो लेज़र प्रोक्टोलॉजी है, ये आपकी स्पेशलिटी है। वैसे तो आप हर तरह के ऑपरेशन कर लेते होंगे, आई एम श्योर ट्रॉमा को भी डील करते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है। लेकिन ख़ास तौर पर इस ये जो सेगमेंट्स हैं सर्जरी के, इस हवाले से जो हमारी पब्लिक के अंदर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो, मिथ हो, जिसको आप यहाँ पर क्लियर करना चाहें प्लीज़। हाँ, इसमें सबसे पहले एक मिथ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जब हम वो देखते हैं यार 3-4 सुराख तो एब्डोमेन पे हो गए हैं, अगर हम कट काउंट करते तो बराबर हो जाता, ये तो आपने उतने ही इंसिजन दे दिए। अब जब हम कट लगाते हैं उसमें मसल भी कटता है, टिश्यू भी कटता है, सारा कुछ। अच्छा, वो नहीं करता है इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके अंदर पोस्ट ऑप के अंदर उसके जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट है, हमारे जो ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, पाउडर ग्लव्स होते हैं, मोस्टली एडहेजन्स बनेंगे जी, एडहेजन बनते हैं सारे। अच्छा, वो कहते हैं हमने तो इतने सुराख करवा लिए, हमारे कट से हो जाता तो क्या था।
अब वो जो पेन, हर्निया फॉर्मेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है वो और इसका ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब देखें कि अगर पोर्ट साइड हम डालते हैं 1 mm 1 सेंटीमीटर की कैमरा पोर्ट है, एक ऑपरेटिव एपिगेस्ट्रिक आती है वो भी इसी तरह से है 10 mm की, बाकी है 0.5 mm 0.5 सेंटीमीटर। अब ये देखें मसल है, उसको हमने जस्ट स्प्लिट किया है, कट भी कोई नहीं किया। अब उसके अंदर वो कट आते हैं सारा कुछ। अच्छा, अगर उनमें नर्व इंट्रैप हो जाए, कोली के बाद हमारे पास इंसीजन ओपन कोली वाले आते हैं, सर अब दर्द तो अंदर का तो ख़त्म हो गया, अब ऊपर वाला दर्द जान नहीं छोड़ा। ये नर्व इंट्रैपमेंट बहुत बड़ा मसला है। अगर पायलो करें तो उसके अंदर भी ये मसला होता है, सीवियर पेन है, वो नमनेस हुई पड़ी है, एनेस्थीसिया हुआ पड़ा है, तो वो उससे फिर बच जाता है। तो इसमें ये सबसे पहले मिथ क्लियर करें कि जो लेप्रोस्कोपी है वो फार सुपीरियर है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी ने फर्स्ट करो कॉम्प्लिकेशन देख ली है उसकी कि भाई ये उसके साथ तो ये हो गया था, लेकिन सबके साथ तो नहीं, ये सबके साथ तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, आप ये देखें लेप्रोस्कोपी कन्वर्जन रेट इनटू ओपन हमारा है लेस देन 2% है। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर हम रूटीन से देखें अपने इस रफली मैंने 0.5-1% इतना ही है। अब ओपन के साथ पेशेंट्स पोस्ट ऑप में इतने आते हैं, यार 4 महीने लेप्रोटमी किया, अपेंडिक्स परफोरेट हो गई थी, हम परफोरेटेड अपेंडिक्स भी लेप्रो कर रहे हैं, वो हो गई। अच्छा, वो करने के बाद वो एडिजन के बाद 4 महीने बाद आया पड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे डीजी खान है, इसमें हमारे पास लेटेस्ट मॉड्यूलर थिएटर अवेलेबल है। अब मॉड्यूलर थिएटर अवेलेबल है, मॉड्यूलर थिएटर के अंदर हमारे पास एक्सट्रीम जो एडवांस मशीनरी सारी अवेलेबल है। और ये क्रेडिट सिर्फ आसिफ साहब को मैं देना चाहता हूँ। वैसे ही अचानक आ गए तो मुझे याद आ गया, उनको कम से कम ये लेना पड़ेगा उनको कि उन्होंने डीजी खान को बहुत एडवांस किए। इस तरह के ये समझ लें कि लोअर पंजाब के अंदर साहिवाल से लेकर डीजी खान तक ये वाहिद सेंटर है जिसमें एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ना निश्तर में अवेलेबल है, ना रहीम यार खान में अवेलेबल है, ना साहिवाल में अवेलेबल है, और गुजरावाला में भी नहीं है अवेलेबल। अच्छा, इतना बड़ा डिफरेंस है। कभी आप आके देखें, कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। अब हमारे ये इमेजिन कर रहे हैं जो हमारे बच्चे यूएचएस में अपने साइनॉप्सिस जमा कराने जाते हैं, वहाँ पे भी वो यूएचएस वाले कहते हैं यार ये प्रोसीजर लेज़र हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई नहीं कर रहा, तो आपके पास ये डिवाइस कैसे आ गई? ठीक है, तो इस हद तक है। चलिए जी, ये तो बड़ी खुशाइंद और बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई है कि आमतौर पर हमारे मुल्क के मुतल्लिक तमाम शहरों से कोई बुरी खबरें ही आ रही हैं। तो आपने बड़ी तारीफ़ की, जिन साहब ने भी ये मतलब किया, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उनकी वजह से डीजी खान के कितने अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर उज़ैर करीम केसरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़े ही लाइटर अंदाज में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की कैमरे वाली सर्जरी या बग़ैर चीरे के ऑपरेशन के ऊपर, और जो लेज़र की मदद से होने वाला बग़ैर सर्जरी के बवासीर का इलाज है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी मालूमात शेयर की। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।